स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्न एंड प्रेप। माई सेल्फ साक्षी गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है और रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से या पेरेंट सेल से जो है डॉटर सेल बन रही है तो उसको हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्यों? ताकि जो जनरेशन्स है वो आगे बढ़े। अगर जनरेशन्स आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होने लगेगी या उनमें जो है कमी आने लगेगी या डिप्लीट होने लगेंगी, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो सबसे अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। वो एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व हो। वहाँ न गैमेट का फॉर्मेशन होगा न उनका फ्यूज़न होगा। बिना फ्यूज़न के जो है, बिना गैमेट फ्यूज़न के जो है वहाँ पे जो है डॉटर सेल बन जाएगी। तो लेट्स सी द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, तो ओनली सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होगा इसमें। देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, न यहाँ पे फॉर्मेशन होगा न उन गैमेट्स का फ्यूजन होगा। नेक्स्ट है द यंग वंस फॉर्म आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। और जो भी ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं या क्लोन्स बन रहे हैं या यहाँ जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो डॉटर सेल्स को या यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा उनको हम क्लोन बोलते हैं। या फिर जो है आइडेंटिकल जो है, ये क्या होती है, क्लोन किसको बोल रहे हैं हम, जो कि वो पेरेंट के बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है, यानी कि बिल्कुल सिमिलर कॉपी है। तो यंग वंस फॉर्म आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। तो एक दूसरे के वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत सेम होते हैं और पेरेंट सेल से भी बहुत ज़्यादा जो है सिमिलरिटी शो करते हैं। उनका जो है डीएनए स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होता है, उनका सब कुछ जो है वो सिमिलर रहता है। Asexual reproduction generally occurs during favorable environmental conditions and when there is an abundance of food। तो asexual reproduction कब होता है? जब उनको फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती है। फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस यानी कि अगर देखें हम, किसी का ब्रीडिंग सीजन अलग होता है, किसी एनिमल का अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो है जो आसपास का इन्वायरमेंट है, उनको किस तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत है और कौन सी फेवरेबल कंडीशंस है। लाइक हम कहते हैं कि ब्रीडिंग के लिए जो है वार्म कंडीशंस चाहिए होती है, तो वार्म कंडीशंस में जो है फेवरेबल कंडीशंस हो जाएगी उस एनिमल के लिए। या तो यहाँ पे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जो है जब फूड जो है अबेंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट होगा और जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होगी। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि ये सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं या एंडोसिस्ट बना लेते हैं। तो ये जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो सिस्ट क्या है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो यंग वन है उसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक ही बार में नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए हमने इसको बोला है फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से तरीके के जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या है? बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, तो ये सब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है। फ्रेगमेंटेशन, अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो सबसे पहले हमारा टाइप आता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन हमें किस किस में देखने को मिल सकता है? सीन इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमोइबा, पेरामोशियम। तो बैक्टीरिया में हमें देखने को मिल रहा है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होता है, प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर होता है, अमोइबा यूनिसेलुलर होता है, इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, पेरामीशियम जो है सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये बाइनरी फिजन कैसे होता है इन ऑर्गेनिज्म में? पहले क्या होता है, कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस हमने किसको बोला कि जब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो रहा है, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हमने बोला कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट क्या होगा कि अब साइटोप्लाज्म, जो ये आसपास का एरिया है, यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर का जो आसपास का एरिया है जहाँ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोला साइटोकाइनेसिस। अब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गए। अब दो डॉटर सेल में यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की दूसरी कॉपी बन रही है। हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है।
तो क्या हुआ, जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो जो है डीएनए का भी रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए की दूसरी कॉपी बनी। अब जब ये कॉपी बन गई तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है उसका सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन होने के बाद क्या हुआ कि जो दो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए तो एक में एक न्यूक्लियस चल गया और दूसरे में दूसरा न्यूक्लियस चल गया। अब जब ये साइटोप्लाज्म जो है ये भी सेग्रीगेट हो जाएगा, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमें जो है नई सेल्स मिल जाएंगी, यानी कि एक सेल से जो है दो डॉटर सेल मिल गई, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो इन दीज फर्स्ट सूडोपोडिया विड्रॉन कार्योकाइनेसिस, तो सबसे पहले कार्योकाइनेसिस होगा, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, देन उसके बाद क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हो गया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, उसके बाद दो डॉटर सेल्स भी बन गई। इट अकर्स ड्यूरिंग हाईली फेवरेबल कंडीशंस, तो ये कब हुआ, जब फेवरेबल कंडीशंस जो है प्रोवाइड हुई उस ऑर्गेनिज्म को। द सेल डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लान एज इन केस ऑफ अमोइबा, अमोइबा की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है, ये हमारा एग्जाम्पल है अमोइबा का। तो अमोइबा की स्ट्रक्चर जो है इस तरह की होती है, यहाँ पे ये सिंगल सेल है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये आसपास का एरिया जो है ये है साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है कि ये सूडोपोडिया फॉर्म करता है जब भी इसको फूड इंटेक की ज़रूरत होती है या लोकोमोशन की ज़रूरत होती है, या लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो क्या हुआ, इसके अंदर कैसे डिवीज़न हुआ, बाइनरी फिजन कैसे हुआ कि पहले इसका न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट हुआ, इलोंगेट होकर जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी जो है मतलब साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो साइटोप्लाज्म भी जो है वो डिवाइड होएगा तो ये दो सेल्स बन जाएगी। तो ये जब दो सेल्स बनी तो इसको हमने बोला दो डॉटर सेल्स, जो कि आइडेंटिकल है एक दूसरे के, यानी कि दोनों ही सेल्स जो है एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। और ये जो आइडेंटिकल सेल्स बनी है ये किससे सिमिलर है, बिल्कुल पेरेंट से। नेक्स्ट है हाउएवर ऑर्गेनिज्म लाइक लेशमानिया, लेशमानिया भी जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये फ्लैजिलेट होता है, कोज काला अजर, ये डिजीज कोज करता है जिसको हम काला अजर कहते हैं, विच हैव अ विप लाइक फ्लैजिला, तो इसमें जो है विप लाइक फ्लैजिला होता है, इस तरह का जो है लेशमानिया होता है। एट वन एंड बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू फ्लैजिलम, तो बाइनरी फिजन का जो है डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है, यानी कि जो फ्लैजिला है उसका पर्टिकुलर मूवमेंट होगा, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगा इन रिलेशन टू फ्लैजिलम। नेक्स्ट है कि साइटोकाइनेसिस, हमने बोला डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को, और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हमने बोला कार्योकाइनेसिस। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन की बात करें, हमने पहले बाइनरी फिजन की बात की थी, अब मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि बाइनरी फिजन में ओनली दो सेल्स प्रोड्यूस हो रही थी, यानी कि दो डॉटर सेल मिल रही थी, लेकिन मल्टीपल फिजन की हम बात करते हैं तो यहाँ हमें एक बार में ही बहुत सारी सेल्स मिलती है। जैसे कि अगर हम प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मोडियम है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जब इसके पास अनफेवरेबल कंडीशंस है तो ये जो है इसके आसपास सिस्ट फॉर्म कर रहा है। सिस्ट जब ये फॉर्म करेगा तो क्या होगा कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उससे इसको प्रोटेक्शन मिलेगी और ये सेफ रहेगा, यानी कि डिजनरेट नहीं होगी सेल। अगर ये अब जब क्या होगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड हुई तो ये जो सिस्ट है, सिस्ट क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा और ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। अब सिस्ट तो यहाँ बन गया, लेकिन क्या होगा, जो अंदर का साइटोप्लाज्म है इसके अंदर वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा अनफेवरेबल कंडीशंस में भी, क्योंकि इसको आउटर कवरिंग तो मिली गई तो इसको एनवायरनमेंट से कोई खतरा है नहीं, तो ये अंदर ही अंदर क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता जाएगा और बहुत सारी सेल्स जो है प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। तो जो अंदर की लेयर है वो डिवाइड हो के जो है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती रहेगी। साइटोप्लाज्म जैसे जब डिवाइड होता जाएगा और जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएगी तो क्या होगा, ये जो बाहर की सिस्ट लेयर है ये बर्स्ट हो जाएगी या ब्रेक डाउन हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, जो ये सेल्स है ये सेल्स जो है रिलीज हो जाएगी बाहर। तो इसको हमने बोला मल्टीपल फिजन। सीन इन प्लाज्मोडियम अ मलेरियल पैरासाइट, और जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक मलेरियल जो है पैरासाइट है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है इसकी लाइफ साइकिल चलती है। जब हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये एक मॉस्किटो की लाइफ स्टेज है।
During unfavorable conditions, the parent cell develops a thick resistant wall around itself, forming a cyst. तो cyst form कर लिया within the wall. The cytoplasm divide जो है within the wall जो है उसका cytoplasm जो है divide हो जाएगा many times to form वॉल के साथ डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो है जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है उसमें ये वॉल्स भी बन रही है साथ के साथ ही, जिससे हम जो है डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं सेल्स को. टाइम्स टू फॉर्म मैनी प्लाज्मोडिया. व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल द सिस्ट वॉल ब्रेक्स एंड प्लाज्मोडियम्स आर रिलीज्ड. तो जब फेवरेबल कंडीशंस मिली, जो सिस्ट वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और प्लाज्मोडियम जो है वो रिलीज हो जाएंगे. नेक्स्ट है बडिंग. तो बडिंग क्या होती है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि ये यीस्ट है. यीस्ट में क्या हो रहा है कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ. इलोंगेशन के बाद क्या हुआ कि ये डिवाइड होगा. इलोंगेशन से पहले क्या होगा कि यहाँ से एक जो है एक आउटग्रोथ जो है अराइज होगी. ये जैसे कि आउटग्रोथ जो है अराइज हो रही है, इसको हमने बोला बड. अब जब ये बर्ड बिल्कुल सेपरेट दिखने लग जाएगी और जब ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाएगा तो जो दूसरा न्यूक्लियस है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो दूसरी सेल है, यानी कि जो ये बर्ड फॉर्म हो रही थी बर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो अदर आउटग्रोथ बन रही थी आउटग्रोथ में न्यूक्लियस जो है शिफ्ट हो रहा है. अब जब ये शिफ्ट हो गया तो जब ये मैच्योर हो जाएगा या फिर इसको ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो ये चेन फॉर्म कर लेगा, यानी कि एक बार में ही 1 2 3 मतलब एक बार में ही 3 या 3 से भी ज़्यादा जो है बर्ड्स प्रोड्यूस कर देगा. अब ये बर्ड्स जो है पेरेंट सेल से कब अलग होगी, जब ये मैच्योर हो जाएगी, यानी कि ये खुद जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी या सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगी. तो सीन इन यीस्ट अ फंगस दैट पेरेंट यीस्ट सेल डेवलप्स अ प्रोट्रूजन और एन आउटग्रोथ. तो इसने आउटग्रोथ जो है डेवलप की एट इट्स अपर एंड पे. The nucleus of the parent cell divides and one of them moves into the outgrowth which grows bigger and finally separates from the parent cell. अब जब ये बड़ी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि इस सेल की ग्रोथ हो जाएगी, तो वो मैच्योर हो जाएगी. मैच्योर होने के बाद क्या होगा, सेपरेट हो जाएगी. पेरेंट सेल टू लीड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को सर्वाइव करेगी. वेरी ऑफन इफ द कंडीशंस आर हाईली फेवरेबल. अब जब कंडीशंस हाईली फेवरेबल है तो क्या हो रहा है, अ चेन ऑफ बर्ड्स इज फॉर्म्ड. तो जो बर्ड्स की एक चेन फॉर्म हो रही है, यानी कि एक ही टाइम पे बहुत सारी बर्ड्स जो है प्रोड्यूस होगी. अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं. यहाँ होगा बडिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, और भी मेथड्स है, देखते हैं हम आगे. तो फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करते हैं, सबसे पहला मेथड है हमारा फ्रेगमेंटेशन. तो अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करते हैं तो क्या होता है कि स्पाइरोगायरा एक फिलामेंटस जो है बॉडी होती है. तो ये क्या करेगी कि जैसे इसका डिवीज़न हुआ, अब जब इसका डिवीज़न होगा तो ये जो सेल इतनी जो डिवाइड हुई है ये एक नई सेल में कन्वर्ट हो जाएगी या ग्रोथ कर लेगी. तो फ्रेगमेंटेशन सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल है, लाइक स्पाइरोगायरा. तो इसको ये जो डायग्राम है वो है हमारा स्पाइरोगायरा का है. तो स्पाइरोगायरा हैज फिलामेंटस बॉडी. जो स्पाइरोगायरा की बॉडी है वो फिलामेंटस होती है. इफ इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, जब इसको स्मॉलर पीसेस में जो है ब्रेक किया, या जिसको हम बोल सकते हैं उन पीसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स. तो ईच फ्रैगमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. तो इसी तो वो क्या करेगा, जो एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट है वो एक नए इंडिविजुअल में जो है कन्वर्ट हो रहा है. यानी कि अगर आप किसी एक स्पाइरोगायरा के 3 पार्टीशन कर रहे हो तो वो 3 पार्टीशन जो है 3 ऑर्गेनिज्म या 3 इंडिविजुअल जो है फॉर्म कर लेंगे. तो each fragment has the capacity to form a new individual. However, all multicellular organisms cannot show cell by cell division as cells form tissue which form organs. तो ऐसा डिवीजन जो है हर तरीके की सेल जो है वो नहीं कर सकती है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सेल्स है, सेल्स क्या फॉर्म करती है, टिश्यू.
अब जब सेल्स जो है कलेक्टिवली फॉर्म कर रही है टिश्यूज, और टिश्यूज जो है बनाते हैं ऑर्गन्स, तो अब जब ऑर्गन सिस्टम के बात आ जाती है तो ऑर्गन सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर जो है फंक्शन शो करता है किसी भी बॉडी में। तो these organs are placed at a definite position in the body, hence they need to use more complex method of reproduction। तो इनमें क्या है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, या इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर सेल डिवीज़न होने लग गया तो इनमें, इसलिए वहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होगा कि कोई भी पार्ट है बॉडी का, लाइक हमारा हाथ कट गया, हाथ कहीं पे लॉस्ट हो गया कट के, तो उसके बाद क्या होगा, वो हाथ जो है नए ऑर्गेनिज्म जो नया ऑर्गन जो है वो बना लेगा। लाइक इट हैज़ द एबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है उनके लॉस्ट पार्ट को डेवलप करने की, उसको हमने बोला रीजनरेशन। सम ऑर्गेनिज्म शो हैव हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है जो रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। इट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। ये जो डायग्राम है ये है प्लेनेरिया का। यहाँ क्या हो रहा है कि इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड हो रही है 3 पार्ट्स में। अब जब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो 3 ऑर्गेनिज्म या 3 इंडिविजुअल जो है ये प्रोड्यूस कर रही है। लाइक इसका ये वाला पार्ट जो है नया इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है, ये नया कर रहा है, ये वाला नया कर रहा है। अब यही जो पार्ट्स है, अब इसने तो फॉर्म कर लिया इन पार्ट्स ने, लेकिन जो ये डेवलप हुए हैं, अब इनका भी अगर डिवीजन होता है तो इनके पास भी कैपेसिटी होती है कि ये जो है आगे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं अगर इनका कोई पार्ट जो है लॉस्ट हो जाता है। तो रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय अ स्पेशलाइज्ड सेल विच रीडिवाइड टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स, यानी कि ये सेल्स क्या, ये जो सेल्स बनी ये जो है रीडिवाइड हो रही है नई सेल्स बनाने के लिए, विच फॉर्म विच डिफरेंट सेल्स अंडरगोस चेंजेस टू डेवलप बिकम डिफरेंट सेल टाइप्स एंड टिश्यूज, जो कि डिफरेंट सेल टाइप बना रही है और डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म कर रही है। दीज चेंजेस अकर इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस नोन एज डेवलपमेंट। तो ये जो है एक सीक्वेंस के अंदर प्रोसेस होती है, तो इसी को हमने बोला डेवलपमेंट या रीजनरेशन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बडिंग। तो बडिंग क्या होती है, अगर मल्टी सेलुलर, हमने पहले देखा था कि हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग देखी थी, यहाँ हम मल्टी सेलुलर में भी देखेंगे। तो यूनिसेलुलर में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, अमोइबा का। यहाँ हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, हाइड्रा का। तो बडिंग की बात करते हैं। सीन इन हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स अ बर्ड एट इट्स लोअर एंड, वहाँ पे जो है बर्ड डेवलप हो रही थी लेकिन अपर एंड पे, यहाँ क्या होगा लोअर एंड पे। दिस ग्रोज इन साइज एंड फाइनली ब्रेक्स ऑफ टू लिव इंडिपेंडेंटली। अब क्या हो रहा है कि ये हाइड्रा की बॉडी है, इस तरह की ये हाइड्रा की बॉडी होती है, यहाँ निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये जो बॉडी है नीचे लोअर एंड जो है इसका, यहाँ क्या होगा, छोटी सी जो है आउटग्रोथ डेवलप होगी। ये आउटग्रोथ जो है धीरे धीरे डेवलप होगी और इसकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे जैसे साइज बढ़ जाएगी तो ये जो है न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ये बनाने लग जाएगा। अब न्यू ऑर्गेनिज्म जब ये बना रहा है तो ये जो है मैच्योर जब हो जाएगा, यानी कि ये फुली जब डेवलप हो जाएगा तो ये बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और नई बर्ड की फॉर्मेशन करेगा। यानी कि ये सेपरेट हो जाएगा और 2 इंडिविजुअल्स बन जाएंगे हमारे पास, एक इधर बन जाएगा एक और दूसरा इधर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 सेल्स की जो है फॉर्मेशन हो गई, 2 इंडिविजुअल्स बन गए बडिंग के थ्रू। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो देखने को मिल रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो अगर स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो ये दिखता है राइजोपस में। अब राइजोपस में इस वाले पार्ट को तो हमने बोला हाइफा, और इसको बोला हमने ये जो लॉब्स बने हुए हैं यहाँ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो प्रेजेंट है वो है स्पोर्स। तो यहाँ जो ये स्पोर्स प्रेजेंट है ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है। सीन इन राइजोपस अ फंगस। राइजोपस क्या है, एक फंगस है। राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा, जिसको हमने ये हाइफा बोल दिया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। द इरेक्ट हाइफा बियर स्पोरेंजिया इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो जो ये हाइफा है, हाइफा में क्या ऐड है, ये स्पोरेंजिया ऐड है। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, ये स्पोर्स है। स्पोर्स क्या होती है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है।
तो स्पोर्स आर असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल। स्पोर्स जो है, स्पोर्स पर एक जो लेयर बनी होती है, ये स्पोर है, स्पोर के ऊपर लेयर बनी होती है। इसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर के दो पार्टीशंस होते हैं, एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन। तो ये दो लेयर से कवर्ड रहती है। अब ये जो लेयर्स है, इस पे भी एक केमिकल की कवरिंग रहती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है, यानी कि पूरे स्पोर को जो है प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए हमने बोला कि जो इसकी प्रोटेक्टिव वॉल्स है वो इसको प्रोटेक्ट कर रही है। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल टाइम्स, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब उसके लिए अनफेवरेबल चीज़ होगी। अब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो अनफेवरेबल टाइम में ही ये जो वॉल है वो डेवलप होगी एंड हेल्प टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और जो है ये फेस करने की कैपेसिटी जो है उसकी बढ़ा देगी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है। व्हेन द स्पोर्स फॉल ऑन अ सुइटेबल मीडियम ईच वन फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल। अब जब फेवरेबल कंडीशंस मिली तो स्पोर्स जो है वो रिलीज हो गए। यहाँ स्पोर्स जो है, जब ये फेवरेबल कंडीशन मिली इनको, तब रिलीज हुए। अब जब रिलीज हुए तो क्या हुआ, जहाँ पर भी ये लैंड करेंगे वहीं पर नया जो इंडिविजुअल है वहाँ ग्रो कर देंगे। तो जहाँ पर भी ये स्पोर्स जो है लैंड कर रहे हैं वहीं से जो है नए इंडिविजुअल्स जो है यहाँ बन रहे हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या हो रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, यानी कि रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के। यानी कि जब इनको आप किसी कल्चर में या आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे हो तो ये पूरे नए प्लांट को या नई इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे हैं। मेथड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। तो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स क्या हो गए, वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट के। टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन को हमने बोला टिश्यू कल्चर, जिसमें हम न्यूट्रिएंट मीडिया में जो है कल्चर कर रहे हैं किसी सेल का, प्लांट सेल का। तो मिंट जो होती है, मिंट रिप्रोड्यूसेस नेचुरली बाय रूट्स। जो मिंट है वो रूट्स के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस कर रही है। जो रूट्स है वहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट है जो कि इसका रिप्रोडक्शन कर रहा है मिंट का। शुगर कैन, जैस्मीन बाय स्टेम्स। जो स्टेम्स है वो शुगर कैन में देखने को मिलता है, शुगर कैन या जैस्मीन में जो है वेजिटेटिव पार्ट होता है। ये बायोफाइलम नहीं है, ये ब्रायोफाइलम है, ये आई गलत है। तो ब्रायोफाइलम जो है वो लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। इन ब्रायोफाइलम बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन्स एंड दे फॉल ऑन द सॉइल, दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। अब ये क्या हो रहा है यहाँ ब्रायोफाइलम में, अगर इसको बोले हम, ये लीफ है, ये ब्रायोफाइलम के लीफ है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसके नोचेस पे जो है ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। अब जब इसकी नोचेस पे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, अब जब ये सॉइल में जाएंगे तो सॉइल में क्या करेंगे, नया प्लांट जो है ये ग्रो कर देंगे। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, तो मतलब यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो द टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स फॉर्म अ सेल टिश्यू इन अ न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर असेप्टिक कंडीशंस। यानी कि हमने क्या किया, किसी सेल को एक्सट्रैक्ट किया प्लांट से, ये प्लांट है आपका, यहाँ से हमने किसी सेल को एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करके इसको ग्रो किया किसमें, यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने इसको ग्रो किया। अब ये जो सेल्स है, सेल्स जैसे जैसे ग्रो करेगी यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बना लेगी, यानी कि मास ऑफ सेल्स जो है यहाँ पर ग्रो हो जाएगी। अब ये जो मास ऑफ सेल्स है इसको हमने बोला कैलस। तो द सेल्स और टिश्यू इज प्लेस्ड इन न्यूट्रिएंट मीडिया वेयर इट फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। अब ये कैलस क्या है, इसको ट्रांसफर करेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया में वेयर इट डिफरेंशिएट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। अब इसको हमने उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट मीडिया में, यानी कि अब जैसे जैसे प्लांट जो है या कैलस जो है, सेल जो है ग्रोथ करती जाएगी, वैसे वैसे उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट
की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की या उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या होगा कि उसकी ग्रोथ जो है जल्दी होगी, यानी कि द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू द अनोदर मीडियम वेयर इट डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। तो जहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जब दो इंडिविजुअल्स की मैटिंग हो, और मैटिंग में क्या हो कि उनके गैमेट्स का जो है फ्यूज़न हो, यानी कि पहले तो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है किसके थ्रू, जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू जो है गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, उन गैमेट्स का जब फ्यूज़न होगा तो वो फॉर्म करेगा जाइगोट। अब जब फ्यूज़न होगा तो जाइगोट फॉर्म कर रहा था। जब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा था तो हमने उसको बोला था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हो रहा था ओनली सिंगल पेरेंट्स से। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उनका फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो हम देखते हैं कि sexual reproduction involves DNA as well as cellular apparatus of two different organisms which promotes diversity of characters in the offspring। अब ये कैसे हुआ कि offspring में जो है diversity create कर सकता है sexual reproduction। क्या होता है कि जो आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, जो ह्यूमन होते हैं या ह्यूमन या किसी भी प्लांट की बात करें तो वो 2n होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड होते हैं। अब जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये n में कन्वर्ट होते हैं। अब ये क्या है कि जब n में कन्वर्ट होंगे तो इनका जो डीएनए है यानी कि वो हाफ हो गया, तो इन्वॉल्व्स डीएनए एज वेल एज सेलुलर अपैरेटस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब दो ऑर्गेनिज्म में से जो ये n बन रहा है, यानी कि जो ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो है क्रॉस होंगे, यानी कि दो इंडिविजुअल्स के जो कैरेक्टर्स है वो क्रॉस हो रहे हैं। तो क्या होगा, नया इंडिविजुअल जो आएगा तो उसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे सेम पेरेंट्स से सेम इंडिविजुअल बन रहा था। अब यहाँ सेम बन रहा था, तो यहाँ क्या हुआ कि जो चेंजेस है कैरेक्टर्स में वो नहीं आए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यानी कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, जब क्रॉसिंग हो रही है तो यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब चेंजेस आएंगे तो क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस आएंगे तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, यानी कि नई स्पेशीज भी फॉर्मेशन हो सकती है, नई स्पेशीज का फॉर्मेशन हो सकता है, न्यू कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो विच प्रमोट्स द डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स की डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाती है ऑफस्प्रिंग के अंदर। सिंस गैमेट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन अ न्यू कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जब यहाँ दो लोगों की या दो गैमेट्स की जो है क्रॉसिंग हो रही है तो क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस भी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे ऑफ जीन्स विच इंक्रीजेज द चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। तो उसमें जो जेनेटिक वेरिएशंस के चांसेस है, यानी कि जीन की जो सीक्वेंसिंग है वो बदल जाएगी तो जेनेटिक वेरिएशंस के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब जब न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो नई स्पीशीज का ओरिजिन भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये इवोल्यूशन को भी जो है वो राइज कर सकता है, यानी कि जो पुरानी स्पीशीज़ है उनसे नई स्पीशीज़ फॉर्म हो रही है। यानी कि जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अगर क्रॉसिंग हो जाती है, जैसे यहाँ सेम स्पीशीज़ की क्रॉसिंग हो रही है, वैसे अगर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं उनकी क्रॉसिंग हो जाती है तो नया कॉम्बिनेशन बनेगा। अब नया कॉम्बिनेशन बनेगा तो नई स्पीशीज़ बनेगी। तो नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन्स that reduce the DNA matter to half so that the zygote formed after fusion has the same amount। अब हमने बोला कि जो ये डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड ने हैप्लॉइड फॉर्म किया। क्यों किया, ताकि जो जब इनकी क्रॉसिंग हो, यानी कि ये वापस से 2n बना लेंगे, जब इनकी मैटिंग होगी तो ये वापस से 2n फॉर्म करेंगे, यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, पहले डिवीजन होता है, डिवीजन से गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के बाद उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो वो भी डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की ही पर्टिकुलरली बात करते हैं तो जो फ्लावर होता है उनका वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब फ्लावर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स में जो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, पेटल, सेपल, ये सब जो है फ्लावर्स के पार्ट्स है। अगर हम एंथर और फिलामेंट की बात करें तो ये स्टेमन, जो इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
फ्लावर का। और अगर हम इसकी बात करें ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, यानी कि ये कलेक्टिवली हम इसको बोल रहे हैं पिस्टल या फिर कार्पल। तो ये जो कार्पल या पिस्टल है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसका, फ्लावर का। तो हम देखते हैं द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर्स। तो द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स। तो कार्पल्स और स्टेमन क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव हो गया, कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। सेपल्स आर ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स व्हेन द फ्लावर इज इन बड स्टेज। अब हम बोलते हैं जिसको कली, यानी कली किस तरीके से होती है कि ये जो इसकी सेपल्स होती है वो इसको चारों तरफ से जो है कवर करके रखती है, यानी कि जो इंटरनल चीज है उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है। तो ग्रीन स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है किसको, इनर पार्ट्स को ऑफ द विच फ्लावर इज इन द बड स्टेज, जब ये ग्रो नहीं हुआ, यानी कि फ्लावर जो है वो खिला नहीं। पेटल्स आर कलरफुल एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अब पेटल्स किसको बोला, जो ये इसमें लीव्स है फ्लावर की, तो इसको हमने बोला पेटल्स। अब पेटल्स जो है वो कलरफुल होती है। कलरफुल क्यों होती है, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके। अब अट्रैक्ट करेंगी इंसेक्ट्स को तो क्या होगा कि जो ये एंथर है, यानी कि जो यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन्स। तो जब जो पॉलन्स है, पॉलन्स जो उन इंसेक्ट्स के चिपक जाएंगे तो वो क्या होंगे कि फीमेल पार्ट पे जो है वो आकर अटैच हो जाएंगे, फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा पर आकर अटैच हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, जब पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे आकर अटैच हो रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो स्टेमेंस आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पॉलन ग्रेन्स एंड प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है और कंटेन मेल गैमेट्स। ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, और पॉलन को हम बोलते हैं मेल गैमेट। जो मेल गैमेट है वो है पॉलन। नेक्स्ट है कि ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स। तो स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। जैसे कि हमने यहाँ देखा, एक है एंथर, एक दूसरा है फिलामेंट। तो हमने कलेक्टिवली किसको बोला, ये जो स्ट्रक्चर निकल रही है इसको तो हमने बोला फिलामेंट, और इसके ऊपर जो है ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने बोला एंथर। नेक्स्ट है फिलामेंट दैट इज स्टोक एंड द एंथर दैट इज अ स्वॉलन टॉप पार्ट विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ये भी क्वाड्रेट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर है इसमें भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स होंगे जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है द कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने अभी बात की थी कि वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था, स्टेमन। अब जब कार्पल की बात करते तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स दैट कंटेन फीमेल गैमेट्स। यानी कि ओव्यूल कहाँ है हमारा, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट है जो कि फीमेल गैमेट होते हैं, यानी कि जो इसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है इसको हम बोल रहे हैं गैमेट्स, फीमेल सेल्स। यानी कि एग जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ओवरी के अंदर। ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं न्यूसिलस, जो कि ओव्यूल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। एक होता है इसमें चलाइजल एंड, दूसरा होता है इसमें माइक्रोपाइलर एंड। नेक्स्ट है कंटेन्स फीमेल गैमेट, इट हैज 3 पार्ट्स। स्टिग्मा, फर्स्ट है स्टिग्मा विच इज़ द टॉप स्टिकी पार्ट, यानी कि अगर ये बात करें कि ये पूरा जो पार्ट है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अगर इसमें टॉप पार्ट की बात करते हैं तो ये है हमारा स्टिग्मा, जहाँ पर एंथर जो है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे थे वो आकर अटैच हो रहे। तो क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है स्टिकी पार्ट होता है एंड रिसीव्स पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। तो जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन्स को ये क्या करता है, रिसीव करता है। अब रिसीव कर रहा है तो उसके बाद क्या आ रहा है कि ये जो स्टाइल है, यानी कि जो ये फिलामेंट जैसा पार्ट है, तो ये स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन्स कहाँ आ रहे हैं, स्टाइल के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि जब स्टिग्मा पे अटैच हुए तो डायरेक्टली उन्हें एंट्री जो है स्टाइल में दे दी, नहीं, यहाँ पर भी सेलेक्ट होते हैं पॉलन ग्रेन। अब इन दो पॉलन ग्रेन्स में से जो एक पॉलन ग्रेन होता है वो तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब फॉर्म कर लेता है और जाकर यहाँ एक को फर्टिलाइज कर देता है, लेकिन जो दूसरा होता है, दूसरा पॉलन ग्रेन, ये क्या करता है कि ये पोलर न्यूक्लियाई से जाकर
फ्यूज हो जाता है, जो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज हो जाएगा, यानी कि यहाँ डबल फ्यूजन हो रहा है, दो पोलर ग्रेन है तो डबल फ्यूजन हो रहा है। अब डबल फ्यूजन हो रहा है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन यहाँ ट्रिपल हो रहा है, क्योंकि जो ये दूसरा वाला पोलन है ये दो पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज कर रहा है, तो इसको इसलिए हमने इसको बोला ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है और डबल क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ डबल है, ट्रिपल जो है वो फ्यूजन है। नेक्स्ट है कि स्टाइल विच इज मिडल लॉन्ग पार्ट एंड ओवरी विच इज द स्वॉलन पार्ट एंड कंटेंस ओव्यूल्स। तो ये जो है ये हो गया स्टाइल जो कि मिडल लॉन्ग पार्ट है। उसके बाद आता है जो ये स्वॉलन पार्ट है, इसको हमने बोला ओवरी, जो कि कंटेन करती है ये ओव्यूल्स। ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल। अब इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक जो होती है वो होती है एग सेल और 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट है एग सेल को हम बोलते हैं फीमेल गैमेट, जिससे जो है मेल गैमेट आकर फ्यूज हो रही है, यानी कि पोलन आकर फ्यूज हो रहा है। द फ्लावर्स में भी बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अब बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, अगर किसी फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और वो एक दूसरे जो पोलन ट्रांसफर है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि सेम फ्लावर पर जाकर गिर रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, यानी कि दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। तो बायसेक्सुअल में क्या होगा कि ये जो दोनों पार्ट्स है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा कि ओनली दोनों में से किसी एक पार्ट, यानी कि या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो बायसेक्सुअल दैट इज हैविंग बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज। तो जो अभी हमने पिछला फ्लावर देखा था तो वो क्या था, चाइना रोज था, मस्टर्ड चाइना रोज, जिसमें दोनों तरह के प्लांट्स प्रेजेंट थे, दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट थे। चाइना रोज का जो है साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल हमने बोला था जिसमें ओनली एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। हैविंग आइदर स्टेमन्स और कार्पल, यानी कि या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल पपाया या वाटरमेलन। नेक्स्ट है कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो अभी हमने बताया था कि पॉलिनेशन हमने किसको बोला था, जब पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से स्टिग्मा पर आकर अटैच हो रहे थे या ट्रांसफर हो रहे थे। अब ये विंड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। तो हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसको हमने बोला पॉलिनेशन। तो ये देखो, इसमें अगर देखें तो ये एंथर है, एंथर से यहाँ से पॉलन ग्रेन्स क्या है ट्रांसफर हो रहे हैं किस पे, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे जाके अटैच हो रहे हैं। तो स्टिग्मा से क्या होगा, ये जो स्टाइल है, स्टाइल के थ्रू जो है ये अंदर यहाँ पे आकर फ्यूज हो जाएंगे एक सेल से, ओनली वन पॉलन जो है वो जाके फ्यूज होगा। अब ये जो है 2 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमने किसको बोला था, जब सेम फ्लावर पर, मतलब सेम प्लांट के फ्लावर पर जाकर ये पॉलिनेट कर रहा है, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि या तो सेम फ्लावर पे गिर रहा है जो पॉलन ग्रेन्स है, या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, यानी कि ये सेम फ्लावर है, इस पे पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं और ये सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ही अटैच हो रहे हैं, या फिर जो इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है उसी पे जाकर अटैच हो रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये सेम स्पीशीज के 2 प्लांट है, एक और ये 2। अब ये क्या हो रहा है कि जो इसका फ्लावर है, यानी कि एक प्लांट का फ्लावर है, इससे जो है पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे प्लांट पे, यानी कि दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके अटैच हो रहे हैं, तो इसको हमने बोला क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। यार ये डिफरेंट प्लांट पे भी जाकर अटैच हो सकते हैं, और अगर डिफरेंट प्लांट पे जाकर अटैच होंगे तो यानी कि न्यू कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे ऑफ द सेम स्पीशीज। It generally takes place with the help of some agents like insects, birds, winds and water. अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, भाई सेम प्लांट था
तो वहाँ पे तो हमें किसी सोर्स की या किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन, तो हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मीडियम है या तो वो होगा इंसेक्ट, या तो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, तो या फिर बर्ड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, या फिर विंड के थ्रू होंगे, या फिर वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजेशन। अब जब पॉलिनेशन हो गया, अब जो दो गैमेट्स मिल गए, यानी कि मेल गैमेट मिल गया और फीमेल गैमेट मिल गया, अब पॉलिनेशन भी हो गया, यानी कि एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र भी हो गया, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स थे वो एंथर से स्टिग्मा पर भी ट्रांसफ़र होगा। तो क्या होगा, अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूज़न। फ्यूज़न किसका होगा, गैमेट्स का। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। अब जब इनका फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, लाइक ये सिंगल सेल थी, यानी कि ये जाइगोट फॉर्म जो हुआ ये मिला एन से बनकर, ये एन मिले और ये फॉर्म हुआ जाइगोट। अब ये जाइगोट किस तरीके से डिवाइड होगा, ये जो एक सेल है ये डिवाइड होगी दो सेल में, यानी कि ये दो सेल बन गई। अब दो बनेगी चार में, चार बनेगी आठ में, तो इस तरीके से जो है ये सेल डिवाइड करती जाएगी। अब जब डिवाइड करेगी और ग्रोथ होती जाएगी, इसका डेवलपमेंट होता जाएगा, तो ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस पॉलिनेशन के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन। द इवेंट्स आर pollen grains लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। अब क्या हुआ कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर जाके pollen grain जो है अटैच्ड हो गए, लैंड हो गए। pollen tubes grow out of the grow out of the pollen grain। और वहाँ से pollen tube उसने फॉर्म कर ली। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये स्टिग्मा है यहाँ पर आकर आपके pollen grain जो है अटैच हो रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ट्यूब फॉर्म कर लेगा और जाकर किससे अटैच हो जाए, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी से जाकर फ्यूज हो जाएगा। तो ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन ट्रेवल थ्रू द स्टाइल। तो स्टाइल के थ्रू जो है ये पोलन ट्यूब जो है ट्रेवल करेगी एंड रीच द ओवरी, और ओवरी तक पहुंच जाएगी थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। पोलन ट्यूब हैज़ 2 मेल जर्म सेल्स। तो पोलन ट्यूब के पास क्या है, 2 जर्म सेल। जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे जो है 2 पोलन ग्रेन्स आकर अटैच होंगे, जो है 2 को एंट्री मिलेगी, बाकियों को एंट्री नहीं मिलेगी, और 2 में से भी एक को जो है पहले एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, वो सेलेक्टिवली, उसके लिए सेलेक्टिव होता है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के पास ये कैपेसिटी होती है कि मतलब कि वो जिसके पास ज़्यादा कैरेक्टर्स है या जो वाकई में अच्छा पोलन ग्रेन है उसी को सेलेक्ट करे। ईच ओव्यूल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जो ओव्यूल है उसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं और एक फीमेल जर्म सेल होती है, यानी कि एग सेल होती है। तो जो ये 2 मेल जर्म सेल्स आते हैं, तो एक तो जाकर किससे फर्टिलाइज करता है, एक करता है इस एक को फर्टिलाइज, और दूसरा क्या किससे जाके फ्यूज होता है, जो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है। यानी कि यहाँ क्या हुआ, ये एक फ्यूज़न यहाँ हुआ, एक फ्यूज़न यहाँ हुआ, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो और यहाँ पे जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई से ये फ्यूज़न कर रहा है, यानी कि यहाँ ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है। नेक्स्ट है कि पोलन ट्यूब रिलीजेस, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे, पोलन ट्यूब रिलीजेस इन द मेल जर्म सेल इनसाइड द ओव्यूल। यहाँ से ये पोलन ट्यूब जो है ये ग्रो कर रही है और ये जा रही है ओव्यूल के अंदर। वन ऑफ देम फ्यूजेस विद मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल। तो एक तो यहाँ पे जो एग प्रेजेंट है उससे जाके फ्यूज हो जाएगी, और सेल एंड फॉर्म्स अ जाइगोट विच ग्रो इनटू द बेबी प्लांट। अब ये जिस एग सेल से जाके जो है फर्टिलाइज हुई, यानी कि पोलन जो है जिस एग सेल से जाके फर्टिलाइज हुआ, तो वो किस में ग्रो हो जाएगा, नए प्लांट में। लेकिन क्या होगा कि दैट इज द एम्ब्रियो, जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद होगा फ्यूजन इज नॉन एज सिंगेमी। अब जो एग सेल से पोलन का फ्यूजन हुआ उसको तो हमने बोल दिया सिंगेमी। नेक्स्ट है द अदर मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जो दूसरा पोलन है ये जाकर जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज होगा तो क्या होगा, द प्रोसेस इज नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो इसको हमने बोल दिया ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि मेल जर्म सेल की बात करें तो इसके पास एक न्यूक्लियस है और हम बोल रहे हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई से आकर ये फ्यूज हो रहा है। अब ये यहाँ क्या हो गया, 3 न्यूक्लियाई जो है फ्यूज हो रहे हैं मतलब, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये ट्रिपल फ्यूजन है। सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स 2 फ्यूजन्स टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 फ्यूजन हो रहे हैं। एक तो जो है ये ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाना गया है,
और दूसरा जो है 2 न्यूक्लियाई जिसमें हो रहे हैं, तो जिसमें फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसको हमने सिंगेमी बोला है। इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, तो 2 फ्यूज़न हो रहे तो हमने इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद भी तो ग्रो करेगा ना जाइगोट, तो उसको हमने क्या बोला, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फ्लावर, जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जाइगोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि डिप्लॉइड जो बन रहा है हैप्लॉइड गैमेट्स से, हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से, तो जो जाइगोट बना उसमें क्या होगा, वो जो सेल है यानी कि ये सेल है, ये क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा ऐसे, और फिर ये फॉर्म करता जाएगा, मतलब 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल बनी। तो इस तरीके से ये ग्रोथ करता जाएगा और डिवाइड होता जाएगा। जाइगोट की जो सेल है वो डिवाइड होती जाएगी, और जब डिवाइड होता जाएगा ये मतलब कि जो इसकी सेल काउंट है वो बढ़ जाएगी। सेल काउंट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इसका डेवलपमेंट हो जाएगा जाइगोट का, तो उसको हमने बोला एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। जो ये प्रोसेस है ये कहाँ होगी, ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल में प्रेजेंट है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या कर रहा है, इसको प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड चेंजेस इनटू द सीड। अब ओव्यूल का काम तो हो गया, अब क्या करेगा, ये एक कोट डेवलप कर लेगा और सीड में डेवलप हो जाएगा, यानी कि क्या करेगा, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोट डेवलप कर लेगा और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो किस तरीके से कर रहा है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी द ओवरीज ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। तो जो ओवरी है वो ग्रो करती है रैपिडली और जो फ्रूट होता है उसको कवर कर लेती है। द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा श्रिवल एंड फॉल ऑफ। और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं या फिर जो है डिजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीड्स एंड इट्स पार्ट। अभी हमने बोला था कि जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, सीड में, जब उसके ऊपर कोट जो है वो बन रही थी। तो द एडवांटेज ऑफ सीड इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द फ्यूचर प्लांट। अब फ्यूचर प्लांट को इसने कैसे प्रोटेक्ट किया, यानी कि एम्ब्रियो को कैसे प्रोटेक्ट किया। अब इस पार्ट को देखिए तो ये है एम्ब्रियो, जो कि है हमारा फ्यूचर प्लांट। अगर इसकी बात करें तो ये है हमारा फ्यूचर प्लांट। अब ये फ्यूचर प्लांट जो ये सीड कोट बनी है इससे कब निकलेगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएगी। फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएगी यानी कि जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट करेगा तो ये पार्ट जो है इससे अलग हो जाएगा। अब जो ये प्लांट है नया फ्यूचर प्लांट जो है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लूमुल और एक होता है रेडिकल। जो रेडिकल होता है ये लोअर पार्ट होता है, यानी कि जो फ्यूचर रूट्स होती है, यानी कि जो डेवलप होने वाला है रूट्स के अंदर, तो उसको हमने बोला रेडिकल। और जो प्लूमुल है वो होगा शूट के अंदर डेवलप। तो सीड हैड 2 पार्ट्स, कोटिलेडन एंड एम्ब्रियो कोटिलेडन, स्टोर फूड फॉर फ्यूचर प्लांट। और इसके अंदर जो ये कोटिलेडन्स हैं आसपास, तो ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर प्लांट को। एम्ब्रियो हैज 2 पार्ट्स, प्लूमुल एंड रेडिकल। जैसा कि मैंने बताया प्लूमुल एंड रेडिकल। प्लूमुल डेवलप्स इनटू शूट एंड रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट। तो जो रेडिकल है ये रूट्स में डेवलप होगा और जो प्लूमुल है वो शूट में डेवलप होगा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन इज नोन एज जर्मिनेशन। अब जब ये जो सीडलिंग बना, यानी कि ये जो हम छोटा सा प्लांट है ये जो है सीडलिंग है, यानी कि जब ये जो है प्लांट में ग्रो हुआ तो इसको हमने बोल दिया जर्मिनेशन। नेक्स्ट है कैसे हो रहा है, तो जो ह्यूमन बींग्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है शो करते हैं। ह्यूमन बींग शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, कि जो मेल्स होते हैं, मेल पेरेंट, वो क्या करते हैं कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है स्पर्म, और फीमेल पेरेंट जो होता है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जो कि होता है ओवा। तो मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट called sperm and the female parent produces female gamete called ova। अब ये दोनों क्या होता है कि जब मैटिंग होती है यानी कि कॉपुलेशन होता है तो ये दोनों गैमेट्स जो हैं फ्यूज कर जाते हैं। अब फ्यूज करते हैं तो क्या होगा, फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा। अगर लेकिन ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि ओवा जो है, स्पर्म ने जो है ओवा को फर्टिलाइज नहीं किया, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशंस होंगे। तो हम देखते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्पर्म जो है इस तरह का होता है, जो इसका ये होता है हेड,
और ये होती है इसकी टेल। यहाँ पे बीच में नेक पार्ट भी होता है। अब जो बीच का इसकी बॉडी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, यानी कि स्पर्म के पास इसका डीएनए होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। तो स्पर्म हैव टेल एंड आर देयरफॉर मोटाइल। तो इसके पास टेल है, तो अब जो टेल है, टेल मूव करती है तो ये फ्लो कर सकता है। और इसमें क्या है कि कुछ ग्लैंड्स होती है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें कुछ ग्लैंड्स होती है जो कि सेक्रेशंस करती है। वो सेक्रेशंस जो है स्पर्म के साथ मिल जाते हैं, तो उसकी हेल्प से जो है ये फ्लो कर जाता है। ओवम इज दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन द टेस्टिस। जो स्पर्म है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में और रेगुलर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ओवा की बात करते हैं तो वो मंथ में सिर्फ एक ही बार रिलीज होता है। लेकिन स्पर्म्स जो है ये रेगुलर जो है रिलीज होते हैं और इनका फॉर्मेशन भी जो है वो रेगुलर होता है। और ये मिलियंस की नंबर्स में जो है एक बार में रिलीज होते हैं, लार्ज नंबर्स इन द टेस्टिस। ओवम इज बिगर, नॉन मोटाइल एंड ओनली वन ओवरी प्रोड्यूस वन ओवम इन अ मंथ। तो जो ओवम है वो लार्ज है, नॉन मोटाइल है यानी कि नॉन मूवेबल है, और जो ओवरी है वो मंथ में सिर्फ एक ही ओवा जो है एक बार में प्रोड्यूस कर रही है। देयर इज नो फूड स्टोर्ड इन द स्पर्म्स वेयर इज ओवा कंटेन्स स्टोर्ड फूड। तो जो स्पर्म है, स्पर्म का न्यूट्रिशन कहाँ से हो रहा है? जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो सेक्रेशंस कर रही है, सेक्रेशन से उनका न्यूट्रिशन हो रहा है, तो उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो रही है। और ओवा की बात करें तो इसके बाद जो है फूड स्टोर्ड होता है। बोथ द गैमेट्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर। तो जो दोनों गैमेट्स है वो यूनिसेलुलर है और हैप्लॉइड है एंड हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड क्यों बोला? क्योंकि इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, लेकिन अगर हम गैमेट्स की बात करते हैं तो गैमेट्स में जो है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि ये हो गया 2n और ये हो गया n, यानी कि ये हो गया डिप्लॉइड और ये हो गया हैप्लॉइड। तो इस तरीके से जो है हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है गैमेट के अंदर कंपेयर टू द बॉडी सेल्स। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यानी कि अगर मेल की एज देखें तो मेल में जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट होती है 13 to 14 की एज में, लेकिन अगर फीमेल की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है वो होती है 12 to 13 की एज में। तो जब प्यूबर्टी की स्टार्टिंग स्टेज होती है तो तब जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैच्योर होने लगता है। तो ह्यूमन बीइंग बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है या स्टार्टिंग होती है तो तब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने लगता है। तो प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रेट of general body growth begins to slow down and reproductive tissues become to mature। तो प्यूबर्टी हमने किसको बोला है? ये एडोलसेंस की वो स्टेज है जहाँ पर जो बॉडी की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है वो मैच्योर होने लग जाते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ जो है ज़्यादा होने लग जाती है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल्स इज बिटवीन 11 to 13 ईयर्स। जो मेल्स की रिप्रोडक्टिव एज है ये है 11 to 13 ईयर्स, वाइल द ह्यूमन फीमेल्स इज 10 to 12 ईयर्स। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज है वो है 10 to 12 ईयर्स। और इसकी बात करें फीमेल्स की तो इनमें जो प्यूबर्टल एज है ये है 11 to 13 ईयर्स। नेक्स्ट है प्यूबर्टी इज एसोसिएटेड विद मैनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। अब जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो हार्मोन्स का सेक्रेशन जो है, सेक्स हार्मोन्स का सेक्रेशन भी स्टार्ट होता है। अब जब सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट होता है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं और दूसरे हार्मोन्स का सेक्रेशन भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बॉडी की ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है, मसल्स जो है वो ग्रो करने लगती है, थॉट्स जो है चेंज होने लगते हैं। तो उनमें बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो है चेंजेस आते हैं बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर, विच अगर स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये काफ़ी पीरियड ऑफ टाइम में जो है होते हैं और स्लोली जो है ये चेंजेस आते हैं इस एज के बीच में। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और जो ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं इन हॉर्मोन्स की वजह से इनको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर इंस्टेंस थिक डार्क हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन अ न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के नए पार्ट्स में क्या होगा? हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी। सच एज आर्मपिट्स। आर्मपिट्स की बात करें वहाँ पे जेनिटल एरिया में, थाइज में, तो यहाँ हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होने लग जाएगी। थिनर हेयर अपीयर ऑन लेग्स, आर्म्स एंड फेस।
जो फेस है वहाँ पर थिन हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी, लेकिन अगर बाकी पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे थिक हेयर ग्रोथ होती है, लेकिन इन लेग्स की, आर्म्स की, फेस की बात करें तो यहाँ पे थिन हेयर ग्रोथ होती है। स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स में अपीयर ऑन द फेस। तो स्किन जो है वो ऑयली होने लगती है, अब ऑयली होगी तो पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, या जो जर्म्स है, जर्म्स की वजह से पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिविजुअल्स बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडीज, बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड मोर एग्रेसिव। अब ये जो मेंटल चेंज आए या इमोशनल चेंज आए कि मोर एग्रेसिव हो गया या फिर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा, यानी कि थिंकिंग चेंज हो गई, तो ये किसकी वजह से आ रहा है? ये सब प्यूबर्टल चेंजेस हैं। In case of boys, beard and moustaches start appearing, voice begins to crack, reproductive organs develop and start producing, releasing sperms. अगर बॉयज़ की बात करें तो बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है, जो उनकी वॉइस है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, और स्पर्म जो है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो ब्रेस्ट साइज बड़ा हो जाता है, निप्पल्स का जो एरिया है वो डार्कनेस वहाँ की बढ़ जाती है, मेंस्ट्रुएशंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन केस ऑफ गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, स्किन ऑफ द निप्पल्स डार्कन्स, menstruation starts. The act of mating between the male and female partner is termed as copulation. और अब जब इतना कुछ हो गया, यानी कि जो फीमेल है वो ओवा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और मेल ने भी स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो जब इनकी मैटिंग होती है तो उस मैटिंग को हमने बोला, टर्म दी उसको कॉपुलेशन। अब नेक्स्ट है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टिस क्या कर रही है? टेस्टोस्टेरोन का जो है प्रोडक्शन कर रही है, और टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको इनिशिएट कर रहा है या उसमें हेल्प कर रहा है। तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हमने बोला स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर जो है ये टेस्टिस प्रेजेंट है। अब टेस्टिस से स्पर्म जब रिलीज होता है तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर पाथ होता है। ये पहले एपिडिडाइमिस में जाएगा, उसके बाद वासा डिफरेंस में जाएगा, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी जो कि सेक्रेशंस करेगी। अब सेक्रेशंस जब होगा, उस सेक्रेशंस के साथ हमने स्पर्म को बोला सीमेन। तो हम देखते हैं कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। तो जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस भी किस फॉर्म में है? पेयर फॉर्म में। तो यानी कि दो प्रेजेंट है, एक ही पर्सन में जो है दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला स्क्रोटम, विच लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी जो है हम जेनाइटल एरिया से ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, यानी कि पेल्विक रीजन से ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं। तो जो ये स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी से जो है बाहर ग्रोथ करता है, तो हैंस द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल इन पोजिशन। तो ये जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है पोजिशन में। नेक्स्ट है, दिस इज बिकॉज द टेस्टिस हैव टू मेंटेन at 1-3 degree lesser temperature than the body in order to produce functional sperm। तो जब स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए क्या है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है। उस कम टेम्परेचर को कौन मेंटेन कर रहा है? वो ये स्क्रोटम मेंटेन कर रहा है। स्क्रोटम क्या है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम, इसकी आउटर कवरिंग बना रहा है, जिससे जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो वो स्पर्म प्रोडक्शन जो है सही से होगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन क्या क्या है? जैसे कि हमने देखा कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स दैट इज द स्पर्म। उसके बाद क्या कर रहा था जो टेस्टिस है? टू प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। हमने बोला कि ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट कर रहा था, जो क्या कर रहा था? जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसमें हेल्प कर रहा था, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है कि जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो रहे हैं, यानी कि उसके मसल्स ग्रो कर रहे हैं, उनका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो रुक रहा है। तो ये जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। अटैच्ड टू ईच टेस्टिस इज हाईली कोइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस। अब इस टेस्टिस से हमने बोला था कि जो स्पर्म है टेस्टिस से जब रिलीज हो रहा है तो इसके लिए भी पर्टिकुलर पाथ होता है। तो टेस्टिस किससे अटैच्ड होती है? एपिडिडाइमिस से। तो जो टेस्टिस स्पर्म रिलीज कर रहा है वो किस में करेगा? एपिडिडाइमिस में।
तो ईच टेस्टिस इज अ हाईली कोइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस। तो जो हाईली कोइल्ड ट्यूब से टेस्टिस अटैच्ड है उसको हमने बोला एपिडिडाइमिस। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड हियर, जो स्पर्म्स है यहाँ स्टोर होंगे कुछ समय के लिए, एंड दे मैच्योर, और मैच्योर होंगे एपिडिडाइमिस के अंदर ही। अब एपिडिडाइमिस कहाँ जाके खुलेगी, या फिर यहाँ पे क्या होगा, कुछ ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट है जहाँ पर भी ये एपिडिडाइमिस खुलेगी, या फिर जिस पाथ से स्पर्म जा रहा है या स्पर्म रिलीज होगा, तो उस रास्ते में क्या है 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है। 3 ग्लैंड्स कौन कौन सी, एक तो होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी होगी सेमाइनल वेसिकल्स, तीसरी होगी काउपर्स ग्लैंड्स। अब ये क्या करेंगे ग्लैंड्स, ये सेक्रेशंस करेंगे। इनके सेक्रेशंस क्या करेंगे कि जो नरिशमेंट हो रहा है स्पर्म का वो करेंगे। तो ऑल्सो ओपन एंड पोर देयर सेक्रेशंस इनटू द वासा डिफरेंस, तो वास डिफरेंस में ये अपने सेक्रेशंस करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ वासा डिफरेंस। तो ये कुछ ही नहीं है इसका काम, ये बस जो है स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है और इसको जो है रिलीज करने में हेल्प कर रहा है, और उसके नरिशमेंट के लिए एक पोजीशन है, जस्ट नथिंग, इट इज मीन फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म इन द मेल बॉडी। तो ये सिर्फ पैसेज का काम कर रहा है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, जैसा कि हमने बोला नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दे प्रोड्यूस डिफरेंट सेक्रेशंस which provide nutrition as well as medium for locomotion to the sperm। तो ये लोकोमोशन यानी कि मैंने बोला था कि ये लिक्विड भी सेक्रेट करता है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस जो सेक्रेट कर रहा है, तो उसको तो इसने बोल दिया मीडियम, तो जिसके थ्रू जो है स्पर्म को मूव करने में इजी हो रहा है। तो ये स्पर्म को जो है न्यूट्रिशन और लोकोमोशन के लिए मीडियम जो है दोनों प्रोवाइड कराती है। कौन कराती है, ग्लैंड्स। द सेक्रेशन ऑफ 3 ग्लैंड्स अलोंग विद स्पर्म्स इज नॉन एज सीमेन। तो अब जो भी सेक्रेशंस ग्लैंड्स ने किए उसके साथ अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो उसको हमने बोला सीमेन, यानी कि जो सेक्रेशंस लिक्विड फॉर्म में उसने सेक्रेट किए थे तो उसमें जो है जो लिक्विड है, लिक्विड में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है एक बार में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हमने बोला सीमेन, जो कि बॉडी से रिलीज होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा। अब हमने अभी बात जो करी थी वो करी थी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने बोला यूरिथ्रा। तो फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड। अब स्पर्म जो सीमेन है, सीमेन कैसे, सीमेन की तो एंट्री और यूरिन की एग्जिट, तो इसलिए इसको हमने बोला कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म, सीमेन एंड यूरिन फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ ओवरी की। ओवरी क्या कर रही है, ओवा का प्रोडक्शन कर रही है, जिसको क्या होगा, इस ओवा को यहाँ से यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब जो है इसकी एंडिंग पे ये फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर, फिम्ब्री है। तो फिम्ब्री क्या करेगी, यहाँ से ओवरी से ओवा को रिलीज करे, ओवा को रिसीव करेगी और रिसीव करके क्या करेगी, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ ट्रांसफर करेगी यूटेरस में। लेकिन क्या होगा, यहाँ जो ये फैलोपियन ट्यूब है या यहाँ पर इसको क्या है स्पर्म मिल गया, तो क्या होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि जो ओवा है वो काफी दिनों तक जो है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में स्टोर्ड रहता है। तो हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ईच ओवरी इज एलमंड शेप्ड, जो ओवरी है वो एलमंड शेप्ड है एंड प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और हमने जब पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो ये कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। एट द टाइम ऑफ बर्थ each girl child already contains thousands of immature ova, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। जो immature ova at the time of birth present है, यानी कि जब बर्थ होता है बेबी का तो उसमें ऑलरेडी प्राइमरी oocyte जो है बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स की क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी एज आ जाती है या प्यूबर्टी का ऑनसेट हो जाता है तो उसके बाद क्या है, ये ओवा प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करता है। ओवा प्रोडक्शन जो है ओवरी स्टार्ट करती है, क्योंकि ओवरी उस वक्त तक इनलार्ज हो चुकी होती है और डेवलपमेंट हो चुका होता है ओवरी का।
तो कंटेन्स 1000 ऑफ इमेच्योर ओवा, इमेच्योर ओवा को हमने बोल दिया प्राइमरी oocyte. These ova start maturing only from the time of puberty. तो ये ओवा जो है ये मैच्योर होना स्टार्ट होंगे कब से, जब जो मैच्योर जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट होगी. ओनली वन ओवम इज प्रोड्यूस बाय वन ओवरी इन 1 month. तो जो ओवरी है वो 1 month में ओनली 1 ओवा प्रोड्यूस करेगी एंड ईच ओवरी रिलीजेस एन ओवम इन ऑल्टरनेशन मंथ. हमारे पास जो ओवरी है ये भी पेयर फॉर्म में, हमारे पास टेस्टिस भी जो है वो पेयर फॉर्म में था. अब ये ओवरी क्या करेगी, जो प्रोडक्शन करेगी एक मंथ में ये करेगी, दूसरे मंथ में ये करेगी, यानी कि और तीसरे मंथ में वापस से ये करेगी, यानी कि ऑल्टरनेशनली ये दोनों ओवरीज जो है वो वर्क कर रही है ऑल्टरनेटिवली. द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम द ओवरी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज ओव्यूलेशन. तो जब इस ओवा का रिलीज हो रहा है ओवरी से, जो ओवम रिलीज हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में या एब्डोमिनल कैविटी में, तो हम उसको बोल रहे हैं ओव्यूलेशन. अब जब मैच्योरेशन होता है ओवरी का तो उसमें भी कई सारी स्टेज आती है, लाइक प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है, सेकेंडरी oocyte से ग्राफिन फॉलिक्यूल बन रहा है. जब ग्राफिन फॉलिक्यूल डिजनरेट होगा तो मेंस्ट्रुएशंस होते हैं. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ओवरी. ओवरी के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो हम देखते हैं टू प्रोड्यूस एंड रिलीज ओवा. ये रिलीज करता है ओवा को और प्रोड्यूस करता है. प्रोड्यूस फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव, हमने मेल में बात कर रहा था, जो टेस्टिस है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा था, और वो क्या कर रहा था कि स्पर्म प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको इनिशिएट कर रहा था या फिर उसमें हेल्प कर रहा था. तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है, यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं ओवा के मैच्योरेशन को या फिर उनके प्रोडक्शन को या उनके रिलीज में हेल्प करते हैं. देयर आर 2 फैलोपियन ट्यूब्स. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था, यहाँ हमने देखा ये 2 ओवरीज हैं. अब दोनों ओवरीज से जो है 2 फैलोपियन, एक फैलोपियन ट्यूब अटैच्ड है, तो यानी कि 2 फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है. एंड लाइंग क्लोज टू ओवरी हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिम्ब्रियाई. तो हमने जब बोला था कि जो ओवा रिसीव कर रहा है वो क्या था, फिम्ब्रियाई था. तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है उनको हमने बोला फिम्ब्रियाई. The 2 fallopian tubes unite to form an elastic bag-like structure called uterus. जो fallopian tubes ओपन हो रही है, ये कहाँ ओपन हो रही है, इसमें, इसको हमने बोला यूट्रस. अब जो ये यूट्रस है, यूट्रस ये सर्विक्स के थ्रू, और सर्विक्स जो है वेजाइना के थ्रू यहाँ से एक्सक्रीट आउट करता है. और नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ओवरी. एक्सक्रीट आउट वहाँ पे किसको कर रहा था, वेजाइना, यूरिन को. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ओवरी टू प्रोड्यूस एंड ये हो गया हमारा टॉपिक. नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स. तो फैलोपियन ट्यूब्स के फंक्शंस क्या क्या हैं. इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. जैसा कि हमने बोला था कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ओनली फैलोपियन ट्यूब में होगा, क्योंकि वहाँ रेस्टिंग स्टेज होती है किसकी, ओवा की. वहाँ काफ़ी दिनों तक वो सेव रहता है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट अर्ली एम्ब्रियो. तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो तो हो ही रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, लेकिन क्या होगा कि जो जायगोट बना, इस जायगोट का जो डिवीज़न हुआ, जायगोट का 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, तो 8 सेल तक जो डिवीज़न होता है, 8 से 16 भी बनेगी, लेकिन वो डिवीज़न आगे फर्दर जो है यूट्रस में होगा. लेकिन जो 8 सेल तक का डिवीज़न है, यानी कि जिसको हम ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं, तो वो जो डिवीज़न है वो होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द यूटेरस. अब यूटेरस के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन द फैलोपियन ट्यूब्स कम्स डाउन एंड गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम क्या है, जो इनर लेयर है यूटेरस की, उसको हमने बोला एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम क्या है कि ये जब मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट क्या है, जब फैलोपियन ट्यूब से आएगा तो जो वॉल है एंडोमेट्रियम यानी कि इनर वॉल, उससे जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा उन दोनों का. अब जब इम्प्लांटेशन होगा तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाएगी. तो कम्स डाउन एंड गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड डेवलप्स फॉर नेक्स्ट 9 months टिल द बेबी इज डिलीवर्ड. और वहीं पे क्या होगा, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो जो बेबी है, बेबी अगले 9 महीने तक वहीं पे ग्रो करेगा, फीटस में कन्वर्ट होगा, यानी कि उसके जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो सब डेवलप हो जाएंगे और वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जो है सर्वाइव करने लग जाएगा. तो तब हम उसको बोल देंगे फीटस.
जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, फीटस में। तो वेजाइना नेक्स्ट है हमारा जो कंपोनेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो है वेजाइना। तो वेजाइना का क्या काम है, यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि जो यूट्रस है वो आएगा वेजाइना से, वेजाइना में ओपन होगा, वेजाइना से पहले किस में ओपन हो रहा है, सर्विक्स में ओपन हो रहा है। सर्विक्स जो है सर्वाइकल कैनाल के थ्रू वेजाइना में ओपन हो रही है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब क्या हो रहा है कि जो बेबी है यानी कि जो फीटस है, फीटस के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स तो डेवलप हो गए, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होंगे वो सब भी डेवलप हो गए। हार्ट जो है डेवलप हो गया, किडनीज जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सब कुछ डेवलप हो गया। लेकिन क्या है कि जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, फूड मिल रहा है या ऑक्सीजन मिल रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है उसका, वो किसके थ्रू हो रहा है, मदर के थ्रू। जो मदर है, मदर के थ्रू उनको, उसके जो मदर और बेबी है उनके बीच एक कनेक्शन बनेगा, उस कनेक्शन को हमने बोला प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा के थ्रू जो है बेबी को जो है न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, यानी कि रेस्पिरेशन भी जो है उसका यही हो रहा है। जो बेबी है, बेबी वॉर्म में कभी भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो कभी भी बेबी के जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं होते जब तक वो वॉर्म में होता है। जब वो फर्स्ट क्राई करता है यानी कि डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद जब फर्स्ट क्राई होता है बेबी का, तब वो ऑक्सीजन जो है फर्स्ट टाइम इंटेक करता है बॉडी के अंदर। व्हेन द एम्ब्रियो स्टार्ट्स रिजेंबलिंग एन ह्यूमन इज फॉर्म्ड, इट इज टर्म्ड एज अ फीटस। तो जब ह्यूमन से रिसेंबल करने लग जाता है बेबी वर्म के अंदर, तो उसको हमने बोला फीटस। द फीटस कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द यूटेरस फॉर ऑलमोस्ट 9 मंथ। तो जब 9 मंथ हो जाते हैं, 9 मंथ्स के बाद क्या होता है, उसके बाद बेबी की डिलीवरी हो जाती है। आफ्टर विच द बेबी इज डिलीवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल्स। जो डिलीवरी होती है वो भी कैसे होगी कि रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तब जाके जो है वो बेबी जो है रिलीज होगा। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशंस। अब क्या हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि जब ओवा को स्पर्म नहीं मिला या वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, तब होंगे मेंस्ट्रुएशंस। कैसे होंगे, जो एंडोमेट्रियम वहाँ पे डेवलप हुई थी, वो एंडोमेट्रियम क्या है, ब्लड वेसल्स की फॉर्म में डिजनरेट हो जाएगी और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब जब ब्लड वेसल्स जो है वो लॉस होगी तो वो ब्लीडिंग कहेंगे उसको। तो इट इज द लॉस ऑफ ब्लड म्यूकस अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवम। तो जो ओवम है अनफर्टिलाइज था, तो ताकि अब जब इम्प्लांटेशन हुआ तब जाके जो है एंडोमेट्रियम जो है डिजनरेट हो रही है। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड ओवम। एंड द रप्चर्ड सेल एंड द टिश्यूज ऑफ द एंडोमेट्रियम थ्रू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो जो वो है एंडोमेट्रियम रप्चर हुई है या उसको डिजनरेट हुई है, वो किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू जो है ब्लड वेसल्स की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से। इट इज़ अ 28 डेज साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, यानी कि वंस इन अ मंथ जो है ये होती है, विच अकर्स इन एवरी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी फीमेल। तो जो भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी फीमेल, यानी कि जिसमें oocytes जो है मैच्योर हो रहे हैं, तो उनमें जो है मेंस्ट्रुएशन जो है स्टार्ट हो जाते हैं एट द प्यूबर्टी। फ्रॉम द प्यूबर्टी द फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यूज फॉर 2 to 8 days। तो 2 से जो 28 डेज की साइकिल है, तो उसमें जो 28 डेज की साइकिल में 2 से 8 दिन ऐसे होते हैं जब ये ब्लड फ्लो होता है। नेक्स्ट है, इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, then the endometrium starts slugging off and there is a loss of blood and mucus etc। तो जब ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम जो है उसने वो रप्चर हुई या डिजनरेट हुई और ब्लड का लॉस हुआ, म्यूकस का लॉस हुआ थ्रू द वेजाइना के थ्रू। इन केस द ओवम गेट फर्टिलाइज, लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होती है, प्रेगनेंसी कोज करता है, यानी कि देन द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक। तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है थिक हो जाएगी। जो क्यों, क्योंकि ये जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन कर रही है एंड स्पॉन्जी फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, और स्पॉन्जी हो जाएगी जो कि नरिशमेंट करेगी किसका, एम्ब्रियो का। हैंस द मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर। तो तब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशंस नहीं होंगे और प्रेगनेंसी होगी।
A lady with developing embryo in her womb is termed as pregnant. तो उस वुमेन को जो जिसके पास फर्टिलाइज्ड ओवम है तो उसको हमने बोला प्रेग्नेंट, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ है उसके वॉम में. द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज नोन एज मिनाकी. तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस आते हैं यानी कि पूरी लाइफ की स्टेजेस जो है आपकी, तो उसमें जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस आ रहे हैं यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस उसको हमने बोला मिनाकी. उसको हमने जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसको टर्म दी हमने मिनाकी. और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होंगे तो उसको हम बोलेंगे मिनोपॉज, जो कि होंगे किस एज में 45 to 55. द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन व्हेन द वुमन इज 45 to 55 years of age इज कॉल्ड मिनोपॉज. तो जब मेंस्ट्रुएशन जो है लास्ट टाइम हो रहे हैं यानी कि लाइफ के एंड में हो रहे हैं, जिस भी स्टेज पे होते हैं, तो उसको हमने बोला मिनोपॉज, जो कि हो रहा है किस ईयर्स में 45 to 55 years ऑफ फीमेल्स. तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड बर्थ कंट्रोल्स. A number of diseases occur as a result of sexual intercourse. If one of the partner is infected, these are known as sexually transmitted diseases. तो sexually transmitted diseases हमने किसको बोला कि अगर कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड है और वो मैटिंग कर रहा है किसी अदर पर्सन के साथ जो कि हेल्थी है, तो क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड है वो दूसरे को भी इन्फेक्टेड बना देगा. यानी कि जो एक से जो है डिजीज जो है दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी. अब ये डिजीजेस किसके थ्रू ट्रांसफर होगी? या तो बैक्टीरिया के थ्रू होगी या वायरसेस के थ्रू होगी. अब अगर हम बोलते हैं कि कुछ बैक्टीरिया की अगर डिजीज की बात करते हैं तो वो होती है साइफिलिस, गोनोरिया. अगर हम वायरसेस के थ्रू कौन से डिजीजेस जो है ट्रांसफर हो रही है उसकी बात करें तो HIV वायरस जो है वो ट्रांसफर कर रहा है. एड्स हो गया, वॉट्स हो गया, एक्सेट्रा. The transmission of these diseases can be avoided by using birth control measures such as wearing a condom during sexual act. तो अब इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? या तो जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं लाइक कॉन्डम हो गया, डायफ्राम में जो है इंसर्शन होता है वो हो गया, या फिर इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस होते हैं वो हो गया. तो या फिर बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो है ये 3-4 होते हैं. तो हम आगे जो पढ़ेंगे वो है बर्थ कंट्रोल मेजर्स. तो दे कैन बी मैकेनिकल, केमिकल और सर्जिकल. तो ये मैकेनिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं और सर्जिकल भी हो सकते हैं. सर्जिकल कैसे होंगे? वैसेक्टोमी होगी, ट्यूबेक्टोमी होगी. वैसेक्टोमी जो है वो मेल्स में होती है, ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल्स में होती है. अब मैकेनिकल मेथड्स की बात करें तो वो हो गया दीज आर यूज टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सीमेन टू द फैलोपियन ट्यूब. अब जो स्पर्म या सीमेन जो रिलीज हो रहा है मेल से पेनिस के थ्रू, वो फीमेल में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जाने से उसको कैसे रोका जाए, तो उसको कैसे हम देखेंगे कि अगर हम यूज़ करते हैं कॉन्डम का, तो कॉन्डम जो है वो एक रबर की शीट होती है यानी कि थिन शीट होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है वॉर्न ओवर द पेनिस, जो कि पेनिस को कवर करती है और जो प्रिवेंट करती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. और सीमेन को भी जो है कलेक्ट कर लेती है और उसको वेजाइना में डिस्चार्ज होने से रोकती है. यानी कि गेट्स कलेक्टेड इन दिस एंड इज नॉट डिस्चार्ज इनटू द वेजाइना. तो नेक्स्ट है हमारी जो मेथड है मैकेनिकल मेथड, वो है डायफ्राम. डायफ्राम क्या है कि इट इज़ अ थिन रबर फिक्स्ड ओवर अ फ्लेक्सिबल मेटल रिंग विच इज़ फिटेड ओवर द सर्विक्स इन अ वुमेन्स बॉडी बाय अ डॉक्टर. तो ये जो मेथड है ये सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है, ये बिना डॉक्टर के जो है नहीं कर सकते. ये इसमें क्या होता है कि जो थिन रबर की शीट होती है या जो थिन रबर जो है वो फिक्स कर दिया जाता है किसके अंदर, सर्विक्स के अंदर, ताकि जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर न जा सके सर्वाइकल कैनाल के थ्रू. नेक्स्ट है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यानी कि IUCDs और लूप्स. तो जो अब इंट्रायूटेराइन है यानी कि यूटेरस के अंदर ही ये डिवाइस होगा. अब यूटेरस के अंदर डिवाइस होगा नहीं, या इस डिवाइस को जो है यूटेरस के अंदर जो है इंसर्ट करेंगे. इट इज इंसर्टेड इन द यूटेरस एंड its insertion causes certain secretions which prevents the implantation of the embryo in the uterine wall. अब ये क्या कर रहा है
कि ये फर्टिलाइजेशन से तो नहीं रोक रहा है, ना ये स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब तक जाने से रोक रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जब जो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप हो रहा है, यानी कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, या उसका इम्प्लांटेशन होगा, मतलब यूटेरस के अंदर, जब हमने बात कर रही थी फर्टिलाइजेशन पढ़ा था तो कि इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम से। तो अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो आगे बेबी जो है वो ग्रो नहीं करेगा। अब यहाँ ये क्या करता है कि ये जो डिवाइस है ये कुछ सेक्रेशन सेक्रेट करता है या ऐसे केमिकल सेक्रेट करता है जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। बट जो ये सेकंड यानी कि डायफ्राम और जो थर्ड मेथड है IUCD, ये जो है हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यूटेराइन वो बोथ मेथड सेकंड एंड थर्ड कोज साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट्स भी कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं कि जो ड्रग्स आती है या मेडिसिन आती है, ड्रग्स को हम बोल रहे हैं मेडिसिन, तो जो मेडिसिन आती है तो वो मेडिसिन के थ्रू हम जो है फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, या फिर जो हार्मोन का सेक्रेशंस हो रहे हैं तो उनको जो है कम किया जा सकता है। तो यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइड्स, तो स्पर्मिसाइड्स क्या करेंगे कि जो स्पर्म्स है स्पर्म्स को किल कर देंगे, ताकि जो वेजाइना तक स्पर्म्स आ रहे हैं या सीमन आ रहा है तो वहीं पे जो है स्पर्म्स किल हो जाएंगे। अब किल हो जाएंगे तो यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीमन अंदर एंटर नहीं करेंगे। दीज आर स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलिंग केमिकल्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, ये किस फॉर्म में आता है, क्रीम्स या जेलीज की फॉर्म में, विच आर इंजेक्टेड इन द वेजाइना जस्ट बिफोर कॉपुलेशन। तो इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, वेजाइना पे, कहाँ कब, जब कॉपुलेशन है उससे पहले। नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये पिल्स क्या करेंगी, जो हार्मोनल, ये पिल्स जो है हार्मोनल जो सेक्रेशंस हो रहे हैं उनको या तो कम कर देगी, या फिर दीज आर द हार्मोनल पिल्स विच प्रिवेंट ओव्यूलेशन बट डू नॉट स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेंस्ट्रुएशंस को तो स्टॉप नहीं कर रही है, लेकिन क्या कर रही है कि ओव्यूलेशन से प्रिवेंट कर रही है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड्स। तो हमने बात की थी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की। तो वैसेक्टोमी हमने बोला था कि ये मेल्स में होती है, लेकिन अगर ट्यूबेक्टोमी की हम बात करते तो ये फीमेल्स में होती है। वैसेक्टोमी में क्या होगा कि जो वासा डिफरेंस होती है, यानी कि एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म आगे जा रहा है वो वासा डिफरेंस के थ्रू जा रहा है, तो जो वासा डिफरेंस को ही काट दिया जाएगा तो जो स्पर्म है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। तो इट इन्वॉल्व्स द कटिंग एंड लाइगेटिंग द वासा डिफरेंस इन मेल्स। तो वैसेक्टोमी क्या होता है, ये सर्जिकल मेथड है जिसमें वासा डिफरेंस को काट दिया जाता है और दो अलग अलग एंड्स को जो है वो लाइगेट कर दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी की हमने बात की कि फीमेल्स में, अब फीमेल्स में ट्यूब्स क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब्स होती है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि हमने बोला था कि जो ओवा है, ओवा कहाँ पे रेस्ट कर रहा था या फिर कहाँ पे सेव था, कि हमने बोला था कि ये थोड़े दिन तक सेव रहता है कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, और फर्टिलाइजेशन भी कहाँ हो रहा था, फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ क्या किसको कट किया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब को, और लाइगेट भी किसको किया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब्स को, जो उनके एंड से, जो कटिंग एंड से उनके। इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लाइगेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल। तो जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है उनको कट किया जाएगा और लाइगेट कर दिया जाएगा। अब बात आती है MTP की। तो MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या है, और या इसको अबॉर्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका यूज जो है लोग गलत करते थे। क्यों, क्योंकि जो फीमेल बेबी होती है, लाइक अगर किसी को फीमेल बेबी का पता चल गया तो जो MTP है, MTP में क्या होता है कि ये बेबी एक्सक्रीट आउट कर, जो अनवांटेड बेबी है उसको जो है फिनिश करने का या फिर उसको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, इसका गलत यूज़ कैसे कर रहे थे लोग कि जब अगर उनको पता चल रहा था कि फीमेल बेबी है, तो फीमेल बेबी है तो उस बेबी को बाहर निकाल दिया जाता था, जिससे क्या हो रहा है, मेल और फीमेल रेशियो जो है पॉपुलेशन का वो डिसबैलेंस हो रहा था। तो मेडिकल टर्मिनेशन और एबॉर्शन इज कैरिड आउट टू एलिमिनेट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं MTP। दिस प्रैक्टिस कैन हाउएवर बी मिसयूज्ड टू कैरी आउट फीमेल फिटिसाइड्स which involves the killing of female fetus. It should be avoided at all costs as it disturbs the male and female ratio in the population.
तो इस वजह से क्या किया कि गवर्नमेंट ने लॉज निकाले और एमटीपी को इस तरीके से यूज़ करने के लिए बैन किया। अब ये जो है एक लीगल प्रोसेस होती है, तो उसके बाद जो है एमटीपी की जा सकती है। लाइक अगर किसी बेबी को डिजीज़ है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उस वजह से हम यहाँ एमटीपी करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। तो इस वजह से जो है लॉ जो है एक क्रिएट किया गया था। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी ख़त्म होता है कि हमने आज देखा कि क्या क्या मेजर्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के। और हमने इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके टाइप्स पढ़े हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हमने पढ़ा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे हो रहा है और ह्यूमन बींग्स में कैसे हो रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें डिजीजेस भी ट्रांसफ़र हो रही है, तो हमने उसमें देखा कि जो वो डिजीजेज हैं या बर्थ कंट्रोल है तो वो उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।